हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लाया हूं जो है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपका था फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। उसमें भी मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, और जैसा कि मैं बताया था कि फिफ्थ रिपब्लिक के द्वारा ही जो है सो प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज़ किया गया है। तो अभी तक आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को, तो पहले उसको देखिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में फ्रांस लिख करके प्रेसिडेंट लिख दिया है तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही है। प्रेसिडेंट के मेन पावर जो है वो फिफ्थ रिपब्लिक के द्वारा ही बढ़ाए गए हैं। तो फिफ्थ रिपब्लिक वाला वीडियो जो है सो देख लीजिए एक बार। ठीक है, उसके भी नोट्स जो है सो क्रिएट कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के बारे में देखेंगे। इससे पहले फिफ्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस में भी जो है सो हम लोग पावर्स एंड फंक्शंस को देखे हैं, लेकिन इसमें जो है सो और विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे कि क्या उनके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताया गया है। तो अगर हम लोग बात करें तो भूमिका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर इस चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। जो भी वीडियोस देखते हो सब लोग सब्सक्राइब करो। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। वीडियोस को लाइक किया करो। कमेंट जरूर करना कि तुम किस कंट्री से, किस जगह से, किस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो मेरे चैनल को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरे चैनल को। आप लोग स्टूडेंट लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे को। ठीक है, भूमिका इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं वो कृपया करके नोट्स लिखिएगा, क्योंकि बिना नोट्स लिखे एग्जामिनेशन में लिखना पॉसिबिलिटी नहीं है। और एग्ज़ाम में 2-4 बार वीडियोस देख लेना, आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि मेनली जो है सो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके भारत के प्रेसिडेंट के साथ जो है सो मिलते जुलते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को याद करने में बहुत आसानी होगी कंपेरेटिवली। ठीक है, तो पंचम गणतंत्र से पूर्व फ्रांस के राष्ट्रपति की वही स्थिति थी जो कि ब्रिटेन में राजा या रानी की है, अर्थात राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष था और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्री मंडल ही करता था। फ्रांस के राष्ट्रपति की ऐसी स्थिति की ओर संकेत करते हुए सर हेनरी मैन ने कहा था, इंग्लैंड का संवैधानिक सम्राट राज करता है परंतु शासन नहीं करता। ठीक है, राज करता है लेकिन शासन नहीं करता। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति राज नहीं करता, अर्थात वह राजा नहीं होता है, तथापि वह शासन करता है। परंतु फ्रांस का राष्ट्रपति ना तो राजा ही है और ना ही शासक है। ठीक है, जो स्टूडेंट हिंदी में कोटेशन लिखते हैं वो हिंदी में एग्जामिनेशन में कोटेशन लिखेंगे। जो स्टूडेंट इंग्लिश में कोटेशन लिखते हैं वो इंग्लिश में कोटेशंस लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। अपने एग्जामिनेशंस में जरूर इसको कोट कीजिएगा। परंतु पंचम गणतंत्र 1958 के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों व स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे फिफ्थ गणराज्य में कि जो पंचम गणतंत्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था, जनरल डी गाले। ठीक है, जनरल डी गाले के द्वारा जो है सो आपका बनाया गया था, और यही जो है सो फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे थे, जो कि 1959 से लेकर के 69 तक जो है सो ये प्रेसिडेंट रहे थे, और उसके बाद 69 में ये जो थे वो इस्तीफा दिए थे। ठीक है, नया गणतंत्र संसदीय व अध्यक्षात्मक सरकारों का मिला जुला रूप है। इस गणतंत्र के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति को अपार शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके साथ ही साथ संविधान के द्वारा मंत्री परिषद की शक्तियों में कमी की गई है। जैसा कि फिफ्थ वाले जो पिछले वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि जो मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है उसकी अध्यक्षता जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। हमारे देश में क्या पॉलिसी है, हमारे देश में है कि मंत्री परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मैंडिस के अनुसार राष्ट्रपति को एक अवंशानुगत राजा बनाया गया है और ऐसी शक्तियां प्रदान की गई है जिनमें वह अपने को एक संवैधानिक तानाशाह बना सकता है। ठीक है, इंग्लिश में जो लिखते हैं वो इंग्लिश में कोटेशंस लिखिएगा।
योग्यताएं की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है पंचम गणतंत्र के द्वारा, तो पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति पद के लिए कोई विशेष योग्यताएं निश्चित नहीं की गई हैं। फिर भी कुछ निर्देश ऐसे दिए गए हैं जिनका पालन करने वाला व्यक्ति फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्नलिखित योग्यताएं रखी गई है। मैं नोट्स पढ़ता हूं क्योंकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो दिक्कत ना हो, और सुनने से और देखने से जल्दी याद होगा, तो इसलिए जो है सो 3-4 बार वीडियोस देखेगा, और स्किप करके वीडियो मत देखा करो, ठीक है। रेगुलर वीडियो देखो, ठीक है, स्किप मत किया करो वीडियो को। पहला अगर बात करें तो फ्रांस के किसी भी भूतपूर्व राजवंश का कोई भी उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता है, पहला चीज। सेकंड, वह व्यक्ति फ्रांस का नागरिक हो। थर्ड, वह 23 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये 3 पॉइंट्स हैं। पंचम गणतंत्र राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में मौन है, इसलिए कोई भी वयस्क फ्रांसीसी नागरिक राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। इलेक्शंस की बात करें तो फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में गुप्त मतदान द्वारा संपूर्ण बहुमत से होता था, परंतु पांचवें गणतंत्र के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को एक और विस्तृत किया गया, क्योंकि इस गणतंत्र का उद्देश्य राष्ट्रपति को वास्तविक रूप में कार्यपालिका प्रधान तथा राष्ट्रीय नेता बनाना था। ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास 2 असेंबली थी, एक आपका नेशनल असेंबली था और एक आपका सीनेट था, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को जो है सो नेशनल असेंबली के अंतर्गत ही रखा जाता था, ठीक है, जो वहाँ का लोअर हाउस था। तो लेकिन अब जो था राष्ट्रपति के पावर्स को इंक्रीज इसलिए किया गया था क्योंकि उनको जो है सो वास्तविक में प्रधान बनाना था, एक राष्ट्रीय नेता बनाना। जैसे हमारे देश में जो है सो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग अगर बात करेंगे तो प्रेसिडेंट को बोला जाता है। प्रेसिडेंट जो है सो पूरे के पूरे इंडिया का जो है सो मालिक है, उसी के नाम पर जो है सो इंडिया में सारे काम होते हैं सेंट्रल लेवल पर। पंचम गणतंत्र 1958 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। इस निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया था: संसद के सदस्य, समुद्र पार के प्रदेशों की विधान पालिका जनरल काउंसिल के सदस्य, समस्त मंडलों के सदस्य, नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि। ठीक है, जैसे भारत में, इंडिया में अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात की जाएगी तो ऑन डैट केस क्या होते हैं कि जो इलेक्टेड कैंडिडेट है लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी कि राज्य विधानसभा के, ठीक है, तो इन सारे को जो है सो वोट देने का अधिकार है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं। ठीक है, उसी तरीके का कुछ व्यवस्था जो है वो हमको फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के क्रम में भी देखने को मिलता है। गणतंत्र के अनुच्छेद 7 के अनुसार 2 अलग अलग मतदान की व्यवस्था की गई थी। प्रथम मतदान में उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होना आवश्यक था। यदि किसी भी उम्मीदवार को पहले मतदान में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता था तो दूसरे में संपेक्षित बहुमत के आधार पर निर्वाचन होता था। परंतु 24 अक्टूबर 1962 को पंचम गणतंत्र के अनुच्छेदों 6 और 7 में संशोधन किया गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव की अप्रत्यक्ष पद्धति को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष मताधिकार यानी डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आंगिक विधि द्वारा निश्चित की जाती है। ठीक है, इससे पहले जो है सो अप्रत्यक्ष था, लेकिन अब जो है सो वहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्ट जो है सो जनता प्रेसिडेंट को चुनती है। ठीक है, हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ना कि डायरेक्ट जो है सो जनता चुनती है, लेकिन वहाँ जो है सो डायरेक्ट जनता चुनती है। इस संशोधन द्वारा ही यह भी निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कुल डाले गए मतों के स्पष्ट बहुमत से होगा। यदि प्रथम मतदान में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो अगले रविवार को दूसरा मतदान होता है।
इस मतदान में केवल वे दो उम्मीदवार भाग लेते हैं जिन्हें पहले मतदान में सबसे अधिक मत प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे कैंडिडेट जिनको सबसे ज्यादा मत मिला है, वोट मिला है, वही दो कैंडिडेट जो है वो सेकंड में जो है सो आएंगे। 1995 में यूनियन ऑफ न्यू रिपब्लिक पार्टी के जैक्स सिराक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2002 में सिराक पुनः राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति मित्रों को हराया था। ठीक है, नोट्स बहुत मेहनत से बनती है, तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करो, वीडियो को वायरल करो, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो। अवधि टेन्योर की अगर बात करें तो पंचम गणराज्य के द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, निर्धारित किया गया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, फिफ्थ रिपब्लिक में भी बताया कि 2000 में जो है सो रेफरेंडम किया गया और ये जो 7 वर्ष का कार्यकाल था इसको 5 वर्ष का किया गया। और ये कहा गया कि कोई भी राष्ट्रपति फ्रांस का जो होगा उसको 2 बार ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है 5-5 साल के लिए। तीसरे बार के लिए वो नहीं लड़ सकता। जस्ट लाइक अमेरिका का अगर हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करें तो अमेरिका में भी यही व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो है सो 2 बार ही आपका राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, उसके बाद जो है सो नहीं रह सकता है। तो ये जो 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है ये 2008 के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के द्वारा फ्रांस में किया गया था। और 2000 में क्या किया गया था, 7 वर्ष का जो कार्यकाल था उसको 5 वर्ष का कर दिया गया। और 2008 में जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया गया, जिसके द्वारा ये किया गया कि आपका जो भी राष्ट्रपति होगा वो 2 बार ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, चतुर्थ गणराज्य में भी राष्ट्रपति की यही काल अवधि थी, परंतु राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का अधिकार नहीं था। परंतु इस संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अवधि समाप्त होने के अधिक से अधिक 35 दिन और कम से कम 20 दिन पूर्व होना चाहिए। यदि किसी कारण से फ्रांस के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसकी जगह सीनेट का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, निष्कासन रिमूवल की अगर बात करें तो पंचम गणतंत्र के अनुच्छेद 68 में राष्ट्रपति की निष्कासन संबंधी प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति पर राजद्रोह के अपराध में महाअभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने संबंधी प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के पूर्व बहुमत द्वारा पास किया जाना अति आवश्यक है। दोनों सदनों से पास होने पर ही राष्ट्रपति पर उच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के द्वारा जहां पर संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण रूप अपनाया गया है, वहां पर शक्तिशाली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था की तरह वह अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की अपेक्षा अपनी स्वेच्छा से करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को जो है यहाँ पर फुल पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं करता है कि जैसे इंडिया में है कि सारा का सारा पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होल्ड करता है। प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल हेड होता है, पूरा देश वही प्राइम मिनिस्टर ही चला रहे हैं। लेकिन वहाँ फ्रांस में ऐसा नहीं है, फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर नहीं, वहाँ पर जो है सो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इस गणतंत्र के द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई है। पहला आपका आता है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर। अब हम लोग सारे पावर्स को जो है सो डिटेल वे में देखेंगे। पंचम गणतंत्र के द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित कार्यपालिका शक्तियां सौंपी गई हैं। पहला अगर बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर सरकार के अन्य सदस्यों की नियुक्ति या फिर निष्कासन करता है। इसको आप निष्कासन भी बोल सकते हो। ठीक है, निष्कासन करता है। सेकंड, अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है, यहाँ पर राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। एक ही चीज को मैं बार बार बोलता हूँ ताकि स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाए वो बात, इसीलिए स्किप करके वीडियो को नहीं देखा कीजिए, रेगुलर देखिए, सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थर्ड अगर बात करें तो राष्ट्रपति अपने देश की सेना के तीनों अंगों स्थल, जल और वायु सेना का
सर्वोच्च सेनापति होता है। फोर्थ अगर बात करें तो राष्ट्रपति देश के प्रमुख सैनिक व असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जस्ट लाइक इंडिया में भी इसी तरीके से, बार बार मैं इंडिया इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कंपैरेटिवली पूछ दिया, अगर आपसे कंपैरेटिवली पूछ दिया तो आपके पास इतना पॉइंट होना चाहिए कि आप जो है सो कंपैरेटिवली इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में आप लिख सको। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट के कंपैरेटिव स्टडी को आप लिख सको, क्योंकि ये वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ये वर्ल्ड कंपैरेटिव स्टडी है। फिफ्थ अगर बात करें तो राष्ट्रपति राजदूतों, उप राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्तियां करता है और विदेशों से आने वाले राजदूतों का परिचय पत्र स्वीकार करता है अनुच्छेद 14 के अनुसार। नेक्स्ट है वह विदेशी राज्यों के साथ संधियां व अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी समुदाय, फ्रेंच कम्युनिटी के संबंध में भी राष्ट्रपति को विशेषाधिकार प्राप्त है क्योंकि वह समुदाय का अध्यक्ष है। नेक्स्ट है संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष और तीनों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद 5 के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि जनता फ्रांस के संविधान का सम्मान करती रहे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राज्य क्षेत्र की अखंडता एवं समुदाय में समझौते तथा संधियों के प्रति सम्मान का वह प्रतिभू होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विधायिनी शक्तियां। बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनने में, तो इसलिए कृपया करके सपोर्ट करो। आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करना कि कहाँ से कमेंट देख रहे हो तुम ये वीडियो, किस कॉलेज, किस कंट्री, कहाँ से देख रहे हो। विधायिनी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो कानून निर्माण के क्षेत्र में पंचम गणतंत्र के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। स्टूडेंट्स नोट्स जरूर लिखिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, स्किप करके वीडियोस को नहीं देखिए। पहला बात करें तो अनुच्छेद 10 के द्वारा राष्ट्रपति को विधेयक पर विचार करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर को याद करना आसान है, लेजिस्लेटिव पावर को याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए जो है सो पॉइंट वाइज बढ़िया से लिखिएगा। इस अवधि में वह उस नियम को लागू कर सकता है तथा संसद के किसी भी नियम पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, पुनर्विचार भी कर सकता है और कोई भी विधेयक उसके पास आएगा तो 15 दिन का वो समय ले सकता है विचार करने के लिए, इसको दिमाग में रखिएगा। सेकंड, राष्ट्रपति पूरे संसद को संदेश भेज सकता है। कुछ विषयों से संबंधित संदेश पर मंत्रियों के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रह गई है तथा मंत्रियों की स्थिति राष्ट्रपति के सामने महत्वहीन हो गई है। इसीलिए कानून निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति की स्थिति काफी प्रभावशाली है। नेक्स्ट बात करें, थर्ड अगर बात करें तो पंचम गणतंत्र के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों से परामर्श कर राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। ठीक है, फोर्थ अगर बात करें तो अनुच्छेद 30 के अनुसार वह संसद के विशेष अधिवेशन कभी भी बुला सकता है। भारत का भी राष्ट्रपति जो है सो विशेष अधिवेशन बुला सकता है, वो भी जो है हमारी संसद को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है मंत्री परिषद के द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों और आदेशों पर वह हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11 के अनुसार राष्ट्रपति कुछ विषयों में किसी विधेयक को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर अथवा संसद के संयुक्त प्रस्ताव पर जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है। जनमत संग्रह का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है। हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आज भी जो है स्विट्जरलैंड में सबसे ज़्यादा चलता है और आपके सिलेबस में भी है। अगर इस पर आप वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ स्विट्जरलैंड के बारे में भी वीडियो मिलेगा, उसको भी अच्छे से देख लीजिए, वो भी आपके सिलेबस में है, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आएंगे। राष्ट्रपति को इस संबंध में कुछ संकटकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट बात करें न्यायिक शक्तियों के बारे में, यानी जुडिशियल पावर्स के बारे में, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को 5वें संविधान के अनुसार कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला, पंचम गणतंत्र के अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का
प्रतिभू अथवा गारंटी करता है। सेकंड, अनुच्छेद 65 के अनुसार न्यायपालिका की उच्च परिषद का सभापतित्व करता है। थर्ड, अनुच्छेद 17 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हमारे देश में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। उसी तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट को भी आपका क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। वह संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट आता है आपका आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। तो फ्रांस के 5वें संविधान में वर्णित आपातकालीन शक्तियों के कारण उसकी स्थिति बहुत शक्तिशाली बन गई है। पंचम गणतंत्र की धारा 16 के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां सौंपी गई हैं। इस व्यवस्था के अनुसार जब कभी गणतंत्र की संस्थाओं, क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझौते को गंभीर और तुरंत खतरा हो तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों और संवैधानिक परिषद की सलाह पर उचित कदम उठाएगा। आपातकाल के दौरान वह आवश्यक कार्यपालिका, विधानपालिका और संवैधानिक शक्तियों को धारण कर सकता है। एक संदेश द्वारा वह राष्ट्र को आपातकालीन स्थिति से अवगत कराता है। संकटकालीन शासन तथा संकट का सामना करने का पूर्ण उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही है। उसके सभी निर्णय उसके स्वैच्छिक होंगे। इस संबंध में प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर और सलाह की उसे आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के इन संकटकालीन शक्तियों को देखते हुए आलोचकों का कहना है कि वह इस अधिकार के प्रयोग से तानाशाह बन सकता है। ठीक है, डिक्टेटरशिप अगर कहा जाए, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है सो डिक्टेटर बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ये दे सकते हैं कि इमरजेंसी पावर जिस तरीके का दिया गया है फ्रांस के प्रेसिडेंट को कि आप जो है सो प्रधानमंत्री या फिर उनके मंत्रिमंडल की जो है सो सलाह के बिना भी, हस्ताक्षर के बिना भी आप जो मन करे वो कर सकते हैं स्वैच्छिक रूप से। तो ऑन डैट केस जो है सो वो तानाशाह भी बन सकता है। फ्रांस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेंडिस फ्रांस का कहना है कि यह संविधान देश के लिए खतरनाक, जनशक्ति के लिए खतरनाक तथा जनतंत्र के लिए खतरनाक है। ये कोटेशन तो हर स्टूडेंट अपने एग्जामिनेशन में कोट कर ही देना। इसी तरह पिकल्स का कहना है कि संविधान की धारा 16 पर आलोचकों की मूल आपत्ति यह है कि कोई राष्ट्रपति व्यक्तिगत अधिकार के लिए जानबूझकर उसका दुरुपयोग कर सकता है और यहाँ तक कि यह धारा सरकार को उलटने के लिए कानूनी आवरण का काम कर सकती है। परंतु यह आलोचना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वह अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करता है तो उस पर अनुच्छेद 68 के अनुसार महाअभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, वायरल करो वीडियो को। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरत है मुझे। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट की नीड हो गई है अब। ठीक है, कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें तो यद्यपि राष्ट्रपति को कार्यपालिका, वैधानिक, न्यायिक और संकटकालीन शक्तियां बहुत अधिक प्राप्त हैं, परंतु वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके तानाशाह नहीं बन सकता। संकट काल के दौरान यदि राष्ट्रपति तानाशाह बनने का प्रयास करता है तो संवैधानिक परिषद राष्ट्रपति को अयोग्य अथवा अक्षम घोषित कर सकती है। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि संकटकालीन के जो शक्तियां हैं उसके तहत जो है वो डिक्टेटर बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो डिक्टेटर नहीं बन सकता है, क्योंकि एक और संवैधानिक परिषद भी बैठा के रखा है जो कि राष्ट्रपति को अयोग्य या अक्षम जो है सो घोषित कर सकता है कि इस राष्ट्रपति जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है या फिर संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। सीनेट तथा राष्ट्रीय सभा राष्ट्रपति पर राजद्रोह या विश्वासघात का अभियोग लगाकर उसे तानाशाह बनने से रोक सकती है। कोई भी राष्ट्रपति जनमत के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकता। ठीक है, जाने का साहस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है सो लिमिटेशंस भी जो है वो प्रेसिडेंट के साथ लगाए गए हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। अगर हम लोग इंडिया और फ्रांस की बात करें तो इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो आपका 1998 में हुआ है।
इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो 1998 में हुआ है। अगर हम लोग फ्रांस के साथ बात करें, फ्रांस के साथ हमारा जो है सो राफेल डील हुआ है। हमारे यहाँ जो राफेल आया है एयरफोर्स के पास, वो आपका फ्रांस से आया है। नेक्स्ट हमारा जो है सो ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है, फ्रांस और इंडिया का ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है। तो इसमें जो आर्मी का जो एक्सरसाइज होता है उसको जो है सो नाम दिया गया है शक्ति। जो आपका नेवी का एक्सरसाइज होता है उसको नाम दिया है वरुणा। और जो आपका एयरफोर्स का जो एक्सरसाइज होता है उसको नाम दिया गया है गरुड़ा। ठीक है, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स का। ठीक है, बाइलेटरल अगर ट्रेड की बात करें, इंडिया फ्रांस की अगर बाइलेटरल ट्रेड की बात करें तो आपका 13.4 बिलियन डॉलर 13.4 बिलियन डॉलर का जो है सो ट्रेड इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है 2022-23 में। ठीक है, उसके बाद जो है सो फ्रांस जो है वो इंडिया का सपोर्ट जो है वो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए कर रहा है। और दूसरा जो है सो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एक आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए फ्रांस सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और दूसरा एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप्स में जो है सो इंडिया को शामिल करने के लिए सपोर्ट कर रहा है फ्रांस यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंडिया फ्रांस का कंपेरेटिवली मैंने बताया सब कुछ आप लोगों को। आपको वीडियो कैसा लगा उस चीज़ के बारे में कमेंट जरूर करना, कहाँ से देख रहे हो उसको जरूर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली इस माध्यम से भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता आप लोगों के साथ और भी वीडियोज़ अगर स्टूडेंट चाहेंगे तो ज़रूर मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।